एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो आ जाओ, जल्दी से हम लोग करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के कुछ पीवाईक्यूज फॉर आवर सीवीटी की प्रिपरेशन। तो आओ स्टार्ट करते हैं। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको वीडियोस यूजफुल लगती हैं तो। ठीक है। और अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। तो आओ स्टार्ट करते हैं। चलो देखो जी, पहला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ अ सिलेक्शन प्रोसेस इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। तो सिलेक्शन प्रोसेस को हमें अरेंज करना है। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हमें देखो क्या क्या गिवन है। तो फिजिकल या मेडिकल एग्जामिनेशन, रेफरेंस चेकिंग, फिलिंग इन ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म एंड एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। तो सबसे पहले तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है जिसमें हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा सबसे पहले तो। ठीक है। देन इसके बाद टेस्ट होते हैं, सिलेक्शन टेस्ट जिसे हम एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो सी के बाद डी आएगा। हमें ऑप्शंस देख के ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, सी डी, उसके बाद आप रेफरेंस चेक करोगे और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करोगे। ठीक है, सिंपल। देन इसके बाद आइडेंटिफाई द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच अ मैनेजर ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ chaos, removes conflict among people over work and creates an environment suitable for teamwork। तो कौन सा प्रोसेस है जिसमें मैनेजर जो है वो पीस मेंटेन करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करता है और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है? क्या वो प्लानिंग है? नहीं। क्या वो डेलीगेशन है? नहीं। क्या वो डायरेक्टिंग है? नहीं। दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंडर क्या होता है, हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, तो जिससे किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होती है। ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस। ओके। Then, which of the following is not an advantage of formal organization? Formal organization कौन सी होती है? वो organization जिसमें जितना भी communication है वो organization से related होगा। फालतू की ऐसी मतलब गॉसिप नहीं होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। सो आपको एडवांटेज कौन सा इनमें से नहीं है वो बताना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी होगा, ये तो एडवांटेज है। रोल्स क्लैरिटी रहेगी, ये भी एडवांटेज है। यूनिटी ऑफ कमांड कि एक पर्सन को एक बॉस से ही ऑर्डर मिलेगा, ये भी इसका एक एडवांटेज है। ठीक है। स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड इज नॉट द एडवांटेज, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर चेन में ही कम्युनिकेशन चलता है। ठीक है, कि ए को अगर बी से कम्युनिकेट करना है, फिर सी से करेगा, फिर डी से करेगा, तो एक चेन में ही सारा कम्युनिकेशन होता है। तो स्पीडली नहीं हो पाता। तो स्पीड इज नॉट अ एडवांटेज। ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग होता है। ओके जी। देन नेक्स्ट है, which of the following clearly explains the manner in which decision making authority is dispersed at hierarchical levels? कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो डिसीजन मेकिंग है उसको हम अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं सभी लेवल्स पे? ये होता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जिसमें अथॉरिटी को डिस्पर्स कर दिया जाता है। ठीक है। ओके। देन इसके बाद आपको मैच करना है। सो प्लानिंग रिलेटेड है सेटिंग गोल्स इन एडवांस से, ऑप्शन सेकंड। ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन फोर्थ तो आंसर होगा नहीं। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग करते हैं टास्क को ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग टास्क, तो बी का फोर्थ। बी का फोर्थ यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर बनेगा। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं? डायरेक्टिंग में कम्युनिकेशन होता है इफेक्टिवली। ठीक है, तो सी का थर्ड। और कंट्रोलिंग में हम डेविएशंस को एनालाइज करते हैं, तो डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट। ठीक है, डन। देन आइडेंटिफाई द इंटरनल फैक्टर। ओके, ये तो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का क्वेश्चन, ये तो है ही नहीं सिलेबस में, इसे हटाते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज? इनमें से कौन सा कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो देखो, स्टैंडर्डाइज गुड्स परचेज करना ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंगेज इन स्क्रपलेस प्रैक्टिसेस, स्क्रपलेस मतलब कि एथिकल, एथिकल प्रैक्टिसेस में, अच्छी एक्टिविटीज में एंगेज करना, ऑल्दो ये एक जिम्मेदारी है कंज्यूमर की, इसको भी होल्ड पे रखते हैं। रीड लेबल्स केयरफुली, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक फेयर डील इंश्योर करना, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब देखो, जो सेकंड पॉइंट है एंगेज इन स्क्रपलेस प्रैक्टिसेस, ऑल्दो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर की। स्क्रपलेस का मतलब होता है एथिकल, और अगर मैं इसके आगे अन लगा दूं, अनस्क्रपलेस, तो उसका मतलब होता है अनएथिकल। ठीक है, सो एथिकल प्रैक्टिसेस में एंगेज करना एक अच्छी जिम्मेदारी मानी जाती है, लेकिन जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज की लिस्ट है बुक में, उसमें ये वाला पॉइंट मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे और ऑप्शन टू हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना। ओके। देन नेक्स्ट है, टाइप्स ऑफ प्लान को मैच करना है विद द डिस्क्रिप्शन। पॉलिसीज का मतलब क्या होता है? पॉलिसीज का मतलब है जनरल स्टेटमेंट और अंडरस्टैंडिंग दैट गाइड्स थिंकिंग। गाइड्स थिंकिंग की बात होती है पॉलिसी में, तो ए का तो फर्स्ट। रूल्स होते हैं, रूल्स का मतलब होता है
रूल्स का मतलब होता है प्री डिटरमाइंड डिसीजन विच हैज टू बी अप्लाइड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कि पहले से आपने सोचा होगा कि कैसे काम करना है, क्या करना है, दैट इज अ रूल। प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, एक एग्जैक्ट वे होता है ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, काम को करने का एक तरीका, स्टेप बाय स्टेप। एंड प्रोग्राम का मतलब होता है एक डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट, तो सामने के सामने आंसर हमें गिवन है, ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर मार्क कर सकते हो, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकेंड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, राइट। चलो, देन नेक्स्ट है फ्योल के प्रिंसिपल को मैच करना है, डिवीजन ऑफ वर्क। सो जल्दी से चेक करो, डिवीजन ऑफ वर्क में हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा, डिवीजन ऑफ वर्क में आएगा ईच इंडिविजुअल शुड बी असाइंड वन पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है, तो ये वाला। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो एक डायरेक्शन में ही काम कर रहे हैं, सो देयर शुड बी वन प्लान ऑफ एक्शंस फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड होता है कि आपको एज सबॉर्डिनेट एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करने हैं, एन एम्प्लॉय शुड टेक ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, यूनिटी ऑफ कमांड। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी चीजें, जितने भी लोग हैं, उनकी एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, सो अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स, अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग, ये होना चाहिए लाइन, तो ये, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं, राइट। चलो, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड कौन सा नहीं है, अप्रेंटाइशिप ऑन द जॉब होता है, जॉब रोटेशन ऑन द जॉब होता है, इंटर्नशिप भी ऑन द जॉब होता है, लेकिन वेस्टिबल ट्रेनिंग की बात करें तो इट इज अ टाइप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द आंसर, ठीक है, ओके जी। देन which of the following elements is closely linked to overseeing the work, guiding and ensuring that targets are met by workers and employees? कौन सा कॉन्सेप्ट है जो इस चीज पे बात करता है कि हम एम्प्लॉयज के काम को ओवरसी करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, उनको गाइड करेंगे, ओवरसीइंग की बात हो रही है, ओवरसीइंग की बात होती है सुपरविजन के अंदर, ठीक है, सुपरविजन के अंदर, ओके जी, सुपरविजन। चलो, इसके बाद विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स मतलब कि हम बाहर से लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, उसमें कौन सा सोर्स नहीं, इसमें से कौन सा पॉइंट इसमें नहीं आएगा, देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल का पार्ट है, एडवर्टीजमेंट एक्सटर्नल का पार्ट है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी एक्सटर्नल का पार्ट है, लेकिन ट्रांसफर की अगर हम बात करें या फिर हम प्रमोशंस की बात करें तो ये दोनों इंटरनल में आते हैं, तो ऑप्शन फोर्थ इज द आंसर, ऑप्शन फोर्थ, ठीक। Then, which of the following is not a factor affecting working capital requirement? Working capital requirement यानी कि हमारे बिजनेस, हमारी कंपनी को डे टू डे बेसिस पे चलाने के लिए जो खर्चा आ रहा है, दैट इज वर्किंग कैपिटल, कौन सा फैक्टर नहीं है, देखो प्रोडक्शन साइकिल चेक करोगे वर्किंग कैपिटल के लिए, ये तो है, इन्फ्लेशन भी हम चेक करेंगे, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं या नहीं वो भी हम चेक करेंगे, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट होता है जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं तो जो स्टार्टिंग में कॉस्ट आता है इशू करने का, ठीक है, ब्रोकरेज खर्चा है, प्रोस्पेक्टस बनवाने का खर्चा है, वो होता है फ्लोटेशन कॉस्ट, तो इसका वर्किंग कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन फोर्थ इज द आंसर, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ हो गया। देन इसके बाद विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी कि आपने इकोनॉमिक्स में जितनी भी चीजें पढ़ी हैं अभी तक अपने जीवन में, तो वो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बजट, पहले ही पॉइंट में आंसर मिल गया, बीओपी बजट तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है मेरे ख्याल से, तो है ना, तो ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर, ठीक, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ओके। चलो, आगे देखते हैं, अरुण हैज बीन प्रमोटेड एज प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट डिवीजन ऑफ अ कंपनी, तो अरुण को हमने प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया है, नाउ ही इज वर्किंग एट, तो कौन से लेवल पे वो काम कर रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर यानी कि डिपार्टमेंटल मैनेजर है, तो ये हो गया हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर आता है मिडिल लेवल पे, okay? इसके बाद एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग, अगर आप सब कुछ कंट्रोल करोगे तो उस केस में आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, दिस रेफर्स टू, ये किस पॉइंट से रिलेटेड है कि अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ये हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से रिलेटेड है, कि हम उसमें एक लिमिट सेट करते हैं, परमिसिबल लिमिट सेट करते हैं, उससे अगर ऊपर कुछ जाएगा तो फिर हम उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, अदरवाइज उसको इग्नोर मारेंगे, ठीक है। चलो, देन नेक्स्ट है, in an organization, the major departments are toys, telecommunications, fabrics, and automobiles. The type of organizational structure adopted here is, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, टॉयज, टेलीकॉम, फैब्रिक्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सब अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस हैं, कौन सा स्ट्रक्चर होगा, देखो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, फंक्शनल है क्या, फंक्शंस के बेसिस पे नो, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन नो,
डिविजनल स्ट्रक्चर है ना, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग सर्विसेज हैं, तो दिस इज डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके जी, ठीक। इसके बाद हमें अरेंज करना है कंट्रोलिंग प्रोसेस को इन लॉजिकल सीक्वेंस। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, सो सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, ठीक है, तो लिखा है परफॉर्मेंस ऑफ अ वर्कर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज मेजर्ड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड आउटपुट, हम परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, तो सी, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन शुड बी यूज इन केस ऑफ डेविएशंस, डेविएशंस के केस में हम ये टेक्निक्स को यूज करेंगे, तो ऑप्शन डी। और लास्ट में करेक्टिव एक्शन माइट इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, हम करेक्टिव एक्शन लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए। तो बी सी डी ए ये सीक्वेंस बना, बी सी डी ए ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, डन। देन नेक्स्ट है which of the following are the roles of NGOs and consumer organizations for the protection of consumer, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए एनजीओ क्या क्या काम करते हैं। तो एनजीओ देखो, कैरिंग आउट टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करेंगे एनजीओ, यस। टेकिंग इनिशिएटिव्स इन फाइलिंग केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट्स फॉर इंडिविजुअल्स ओनली, इंडिविजुअल्स के लिए ही सिर्फ ये कोर्ट में केस फाइल करते हैं क्या, गलत, क्योंकि इंडिविजुअल्स के साथ साथ ग्रुप्स की भी बात होती है, ग्रुप्स के लिए भी कर सकते हैं, तो ओनली तो गलत है। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर्स बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एड लीगल एडवाइस एटसेट्रा, बिल्कुल लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ऑप्शन सी भी आएगा। पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स टू इम्पार्ट नॉलेज अबाउट कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड रिलीफ अवेलेबल, पीरियोडिकल्स लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए भी पीरियोडिकल्स पब्लिश करते हैं, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, बाकी सारे सही है, ए सी डी, ए सी डी ऑप्शन नंबर 1, ठीक। चलो, इसके बाद नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, तो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स को हमें अरेंज करना है, दिया है मैसेज, मीडिया, एनकोडिंग एंड रिसीवर। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास मैसेज, ठीक है, सबसे पहले मैसेज, ठीक है, मैसेज आएगा पहले मैसेज, जो आपका मैसेज को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, चलो जो ही बोलते हैं, मैसेज को मुझे ज्यादा हिंदी क्यों यूज करनी है, हाँ ठीक है, जो मैसेज है वो, उसके बाद आप उसको एनकोड करोगे, मतलब कि एक कोडेड लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है। देन उसके बाद आएगा मीडिया, जिस चैनल के थ्रू, जिस माध्यम के थ्रू हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, और लास्ट में आता है रिसीवर, ठीक है। सो ए सी बी डी, ए सी बी डी ऑप्शन नंबर सेकेंड, राइट, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस बतानी है, दिया हेल्पिंग फर्म्स टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, बिल्कुल। हेल्पिंग फर्म्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, यस, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में भी हेल्प करेगा, प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी हेल्प करता है, एंड हेल्पिंग फर्म्स इन कोपिंग विद टर्ब्यूलेंट मार्केट कंडीशंस, टर्ब्यूलेंट यानी कि मार्केट कंडीशंस ऊपर नीचे होती रहती है, दोनों चेंजेस के साथ कोप अप करने में भी हमें बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है, ये भी सही है, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस एकदम सही हैं। देखो, पॉइंट इस तरह का बुक में शायद से ना गिवन है ना, इस हेडिंग से नहीं गिवन लास्ट वाला पॉइंट, बट मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, तो आप कर पाओगे, तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है जी। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स द अपर लिमिट ऑफ प्राइस विच अ बायर इज रेडी टू पे, एक प्रोडक्ट का अपर लिमिट, मैक्सिमम प्राइस कितना आप सेट कर सकते हो, जो बायर पे करेगा, रेडी रहेगा पे करने के लिए, वो कौन डिसाइड करता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट, देखो प्रोडक्ट के बनाने में जो खर्चा आया है उससे एक मिनिमम प्राइस सेट किया जा सकता है, कि अगर इस पेन को बनाने में, ये पेन तो वैसे महंगा आता होगा, बट मान लो इस पेन को बनाने में 100 रुपए का कॉस्ट आया, ठीक है, सो लिमिट, मिनिमम प्राइस 100 रुपए तो रखना पड़ेगा प्रोडक्ट का, है ना, वो तो लोअर लिमिट सेट करता है, तो प्रोडक्ट कॉस्ट तो नहीं आएगा। कंपटीशन की अगर हम बात करें, तो कंपटीशन से भी आप अपर लिमिट सेट नहीं कर सकते हो। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स में आप ये देखते हो कि हमारे हमें हमें सेल बढ़ानी है, हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, मार्केट शेयर कैप्चर करना है, तो उससे भी हम अपर लिमिट सेट नहीं कर सकते। लेकिन यूटिलिटी और डिमांड की अगर हम बात करें, तो यूटिलिटी मतलब कि एक प्रोडक्ट कितनी वैल्यू दे रहा है, जितनी ज्यादा वैल्यू देगा एक कस्टमर को, उतना ही ज्यादा कस्टमर पे करने के लिए रेडी रहेगा, और अगर मार्केट में डिमांड कम होगी, ठीक है, तो प्राइस भी कम हो जाएगा, मार्केट में अगर डिमांड ज्यादा है बहुत ज्यादा किसी प्रोडक्ट की, तो प्राइस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो अपर लिमिट यूटिलिटी एंड डिमांड के थ्रू सेट किया जा सकता है, ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर 2। देन नेक्स्ट है द सीएफओ ऑफ अ कंपनी वांट्स टू चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर
ऑफ द कंपनी, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? देखो स्टॉक मार्केट कंडीशंस जो है, मार्केट में बुलिश फेस चल रहा है या बेरिश फेस चल रहा है, इससे आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो। यस। टैक्स रेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें डेट लेना है या इक्विटी लेना है, ये भी है। इक्विटी की कॉस्ट कितनी है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये भी है। कंपटीशन की अगर हम बात करें तो लेवल ऑफ कंपटीशन कोई भी पॉइंट नहीं है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स में, तो इसको हटा दो। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, ए बी सी, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन की बात हो रही है कि अगर हमें बड़े मतलब फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करना है लंबे टाइम के लिए, तो हम कौन सा फैक्टर को कंसीडर करेंगे? कंट्रोल कंसिडरेशन? नो। कंट्रोल कंसिडरेशन तो हमें बेसिकली अगर कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है उसमें हेल्प करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स? नहीं, ये तो डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड है। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स? ये भी नहीं। रेट ऑफ रिटर्न की अगर हम बात करें कि अगर हम किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे कितना रिटर्न मिलेगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द आंसर। ठीक है। Then next है, arrange the following steps of organizing in a logical manner. So organizing के steps है, सबसे पहले organizing के अंदर हम लोग काम को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम काम को आइडेंटिफाई करके बेसिकली डिवाइड करते हैं। सो डिटरमाइनिंग दी की एक्टिविटीज, काम को आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइनिंग, ऑप्शन बी। उसके बाद हम ग्रुप करते हैं सिमिलर एक्टिविटीज यानी कि डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, ऑप्शन बी ए। देन हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं, ऑप्शन सी। और लास्ट में हम रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। तो स्टेप्स के नाम बदल दिए गए हैं थोड़े से, बट मतलब वही है। ठीक है, तो आपको मतलब पता होना चाहिए। BACD, BACD, ऑप्शन नंबर 3। राइट। चलो नेक्स्ट है इसके बाद, बहुत ही सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनसेपरेबल ट्विंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। इनसेपरेबल ट्विंस बोला है जिसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग? नो। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग? नो। प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग? नो। बट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग? यस, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों इनसेपरेबल ट्विंस होते हैं, दोनों आपस में रिलेटेड है। ठीक है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। राइट राइट राइट। इसके बाद टाइप्स ऑफ डिसीजन को हमें मैच करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कैपिटल बजटिंग। सो ए का तो फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर, है ना, क्योंकि किसी और में तो ए का फोर्थ दिख ही नहीं रहा है हमें, सिंपल चीज होगी। अच्छा, इसके बाद बाकी भी देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल डिसीजन जो होता है वो होता है हमारा कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, कैश मैनेजमेंट। फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन, फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन बेसिकली चॉइस ऑफ टेक्निक। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में एक पॉइंट था चॉइस ऑफ टेक्निक, तो ये भी हो गया। फाइनेंसिंग डिसीजन, रेजिंग कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, सिंपल। ओके, चलो नेक्स्ट है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। डेलीगेशन समझते हो क्या होता है? डेलीगेशन का मतलब है कि हम अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को काम ट्रांसफर कर रहे हैं अपना वर्कलोड कम करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस, तो हमें इंपॉर्टेंस बताना है डेलीगेशन का। देखो, इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर मतलब कि लोग काम छोड़ के जा रहे हैं, तो डेलीगेशन से क्या ऐसा होगा? नो। डिपेंडेंस ऑन एग्जीक्यूटिव्स? नो। लीड्स टू स्लोअर एंड बेटर डिसीजन, डिसीजन मेकिंग कम हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, क्या? गलत। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होगी, अगर आपने इसको काम दे दिया है तो उसकी डेवलपमेंट होगी, तो यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। ठीक है। देन नेक्स्ट है, मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं क्या? नो। मनी मेजरमेंट? नो। मनी मार्केट? ना ना। बिजनेस फाइनेंस, सिंपल। बिजनेस फाइनेंस क्या है? बिजनेस चलाने का जो पैसा आपको चाहिए, दैट इज बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ प्लान, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमें करेक्ट पॉइंट बताना है यहाँ पे। तो देखो, ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स। ऑब्जेक्टिव्स कि हमें कितना प्रॉफिट बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है, 30% बढ़ाना है, सेल्स कितनी बढ़ानी है, वो स्पेसिफिकली मेंशन होनी चाहिए, एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए। यस, सही है, ऑप्शन 1 ही सही दिख रहा है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। पॉलिसी रेफर्स टू स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स विच आर डिसाइडेड फॉर द गाइडेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट ओनली। क्या सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के लिए ही पॉलिसी सेट की जाती है? गलत, हर एक लेवल के लिए सेट की जाती है, तो ये तो गलत है। प्रोसीजर रेफर्स टू द प्लान विच टेल्स अस व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन। क्या प्रोसीजर का मतलब यही होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना? गलत, क्या करना है क्या नहीं करना वो तो रूल बताता है। प्रोसीजर का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप हमें क्या काम करना है,
तो ये भी गलत है। रूल रेफर टू अ प्लान दैट कवर्स अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी एंड स्पेसिफाइज मेन स्टेप्स एंड इट्स ऑर्डर्स। तो मेन स्टेप्स और ऑर्डर्स को बताने का काम क्या रूल का होता है? नो, वो प्रोसीजर का होता है। तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ तो देखो इंटरचेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको आंसर पता है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। सिंपल। ठीक। हाँ, ओके। नेक्स्ट है बैरियर्स विच आर कंसर्न्ड विद प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस इनटू वर्ड्स और इंप्रेशंस। कौन से बैरियर्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं कि एनकोडिंग और डिकोडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, हमने सही से एनकोड ही नहीं करा, ट्रांसलेट ही नहीं किया मैसेज को, डिकोड ही नहीं कर पाए, तो कौन सा बैरियर अराइज होगा? दिस इज सिमेंटिक बैरियर। ठीक है, सिमेंटिक बैरियर्स, एनकोडिंग और डिकोडिंग में दिक्कत आई प्रॉपरली, जो हमने बोला वो हम बेसिकली उसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाए तरीके से, तो कुछ और ही मीनिंग निकल गया, तो वो होता है हमारे सेमेंटिक बैरियर्स। ठीक है, सेमेंटिक बैरियर्स। राइट। देन नेक्स्ट है कंज्यूमर राइट्स को हमें मैच करना है। दिया है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, इंग्रेडिएंट्स, प्राइस, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारी डिटेल्स आप प्रोडक्ट पे दे रहे हो, वेदर इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तो एक आ तो फर्स्ट आएगा, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ तो आंसर होगा नहीं। ठीक है। राइट टू सेफ्टी का मतलब है, राइट टू सेफ्टी का मतलब है वार्निंग, यूज ओनली फॉर लो करंट डिवाइसेस, दिस इज राइट टू सेफ्टी, है ना। वार्निंग दी गई है कि हमें सिर्फ लो करंट डिवाइसेस के लिए यूज करना है, तो बी का थर्ड। तो ऑप्शन सेकंड इज द आंसर। राइट। राइट टू सीक रिड्रेसल यानी कि आपने जो भी प्रॉब्लम आई है आपको प्रोडक्ट से, उसके बदले आपको बेसिकली आपको उसका रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, सो कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट रिलीफ इन केस द प्रोडक्ट फॉल शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन, दिस इज राइट टू सीक रिट्रेसल, सी का फोर्थ। एंड राइट टू बी हर्ड यानी कि आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, सो कस्टमर्स कैन रेज कंप्लेंट्स विद द कस्टमर केयर डिवीजन ऑफ द कंपनी, दिस इज राइट टू बी हर्ड। ठीक है, तो डी का थर्ड। राइट। चलो, देन अगला चलते हैं, नेक्स्ट पे है आपके पास विच आर द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो सेम क्वालिटी का है, सेम उसकी शेप है, ठीक है, ताकि वो किसी भी चीज में यूज हो पाए, इंटरचेंजेबिलिटी वहां पे हम देख पाए। ठीक है, सो देखो, जैसे कि चार्जर्स आते हैं फोन के, है ना, तो फोन एक मॉडल है फोन का, बट उसका चार्जर अलग अलग मॉडल, अलग अलग कंपनी के फोन में यूज किया जा सकता है, तो वो क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन है ना। सो उसके आपको ऑब्जेक्टिव बताने हैं, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप्स, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बिल्कुल सही है, आप बेसिकली गिवन लाइन और प्रोडक्ट को रिड्यूस कर रहे हो कि आपको अलग अलग साइज के प्रोडक्ट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, है ना, स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू, तो ये सही है। टू स्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, बिल्कुल इंटरचेंजेबिलिटी, आप एक प्रोडक्ट को एक ब्रांड के फोन के चार्जर को आप दूसरे ब्रांड फोन से आप यूज कर सकते हो, तो इंटरचेंजेबिलिटी भी प्रमोट करता है, ये भी सही है। टू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी एंड मटेरियल, बिल्कुल क्वालिटी और एक्सीलेंस का स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करता है, तो सी भी सही है। टू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर ह्यूमन रिसोर्स ओनली, ह्यूमन रिसोर्स ओनली की कब से बात हो गई इसमें, ये गलत है, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन ए बी सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है। राइट। Then next है which of the following is not a characteristic of coordination? So coordination ensures unity of action, बिल्कुल। coordination एक continuous process है, yes। coordination एक deliberate action है, function है, बिल्कुल। but coordination disintegrates group efforts, ये गलत है, क्योंकि coordination तो integrate करता है, एक साथ लेके चलता है, disintegrate गलत है, तो ऑप्शन वन इज दी आंसर। ठीक है। Then, a manager starts planning before the work begins, and when work is accomplished, planning for other work starts. Basically, काम शुरू होने से पहले प्लानिंग शुरू हो जाती है, और काम खत्म हुआ तो फिर से प्लानिंग बाकी के काम के लिए शुरुआत हो रही है। यानी क्या बोला, बेसिकली काम शुरू हुआ नहीं है उससे पहले प्लानिंग शुरू हो गई, और जब वो काम खत्म हो गया तो अगले काम के लिए प्लानिंग शुरू कर दी जाती है। कौन सा फीचर है प्लानिंग का? ये है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, कि चले जा रहा है ना, काम खत्म हो रहा है, एक प्लान खत्म हो रहा है, प्लानिंग तो चली जा रही है उसके बाद भी, नए प्लान के अकॉर्डिंग आप, नए काम के अकॉर्डिंग आप प्लान बना रहे हो, तो प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट अंडर सीपीए 2019, कौन सा राइट नहीं है? कंज्यूमर एजुकेशन राइट है, राइट टू बी हर्ड ये भी है, राइट टू सेल ये कोई राइट नहीं होता, तो ऑप्शन थर्ड इज द आंसर, राइट टू सीक रिड्रेसल ये भी एक राइट होता है। ठीक है, राइट टू सेल।
सिंपल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात हो रही है, देखो बिल रिसीवेबल ये हमारा शॉर्ट टर्म है, कैश एट बैंक ये भी शॉर्ट टर्म है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी शॉर्ट टर्म है, लेकिन डेट की अगर हम बात करें तो ये जनरली लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में आता है, लंबे टाइम के डेट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग का कौन सा एलिमेंट नहीं है? डायरेक्टिंग के चार एलिमेंट्स होते हैं, सुपरविजन, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, परफॉर्मेंस अप्रेजल, नो। तो ऑप्शन फोर्थ इज द आंसर, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप हटाओ इसको। देन नेक्स्ट है, फाइनेंशियल लेवरेज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब है कि टोटल कैपिटल के अंदर कितना डेट है, ठीक है, या इक्विटी के कंपैरिजन में डेट कितना यूज किया है आपने। तो कौन सा पॉइंट इसमें से आएगा? देखो अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। पहला दिया है डेट अपॉन डेट प्लस कैपिटल। देखो कैपिटल में तो ऑलरेडी डेट और इक्विटी दोनों आएंगे ना, सो आप डिनोमिनेटर में डेट और कैपिटल दोनों को तो ऐड कर ही नहीं सकते कि आपने डेट अलग से भी ऐड कर दिया और कैपिटल के अंदर भी डेट आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है। डेट अपॉन इक्विटी, बिल्कुल, कि इक्विटी के कंपैरेटिवली डेट कितना है, तो ऑप्शन बी आएगा एक तो। ठीक है। इक्विटी अपॉन डेट प्लस कैपिटल, नो, क्योंकि न्यूमरेटर में तो इक्विटी नहीं आएगा, डेट ही आएगा, तो ये भी गलत है। एंड लास्ट है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। डेट प्लस इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, तो ये सिंपल बन रहा है डेट अपॉन कैपिटल, कि टोटल कैपिटल में डेट कितना है, तो ये भी फाइनेंशियल लेवरेज ही होता है। तो ऑप्शन बी और डी इज द आंसर, ऑप्शन बी एंड डी, फोर्थ। ठीक है। उसके बाद केस स्टडी है, तो उसको देखते हैं अभी। इससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिया है, बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट शिल्पा एक्वायर्ड इन हर बिजनेस, शी स्मार्टली हैंडल्स ऑल द क्रिटिकल सिचुएशंस। शिल्पा एक है, इसमें कोई पर्सन है जो अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे सारी ही क्रिटिकल सिचुएशंस को हैंडल कर पा रही है। हमें बताना है मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन, दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन, देखो उसकी अपनी नॉलेज, उसका अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो सिचुएशंस को हैंडल कर रही है, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो होगा नहीं, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज भी नहीं होगा, रिलेटिविटी भी नहीं होगा, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी की बात है। ठीक है, उसकी अपनी प्रैक्टिस, उसकी अपनी क्रिएटिविटी, अपना नॉलेज, उसके बेसिस पे उसने किया है, तो ऑप्शन सेकंड इज द आंसर, ऑप्शन सेकंड। ठीक। तो ऐसे एलिमिनेट कर दिया करो कुछ ऑप्शंस को, तो आपको सही आंसर पता चल जाएगा, राइट। चलो इसके बाद, सिंस इट इज अ स्मॉल बिजनेस शी परफॉर्म्स ऑल दी फंक्शंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हरसेल्फ। एक छोटा बिजनेस है तो वो सारे ही फंक्शंस मैनेजमेंट के खुद ही परफॉर्म कर रही है। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म बाय शिल्पा इन द अबव केस। हमें बताने कौन से फंक्शंस उसने परफॉर्म करे, तो आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल लिखा है कि वो सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट खुद परफॉर्म कर रही है, तो सारों में तो पांच ही फंक्शंस आते हैं ना भाई। तो पांच फंक्शंस देखो ऑप्शन सी में दिख रहा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सीधा सीधा आंसर है, क्वेश्चन में लिखा ही है ना। चलो, तो इसमें आपको केस पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि केस में इसका आंसर आपको मिलेगा भी नहीं। केस स्टडी में जरूरी नहीं है कि सारे आंसर केस में गिवन हो, वो आपको जो क्वेश्चन गिवन है ना उससे भी आंसर निकलता है बहुत बारी। ठीक है जी। स्लोली द बिजनेस इज ग्रोइंग एज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर इंक्रीजिंग एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग। तो बेसिकली बिजनेस ग्रो कर रहा है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती जा रही है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज कॉजिंग द डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट हेयर? तो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता जा रहा है? देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, मतलब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ही ज्यादा आपका कॉस्ट कम आता है। अगर आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करोगे इतने सारे ऑर्डर्स को मीट आउट करने में, तो ऑफकोर्स आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कि जब भी हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा कॉस्ट कम आता है, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट। चलो उसके बाद नेक्स्ट है, she is always involved in helping poor women of the area by providing them with jobs after imparting necessary skills। तो बेसिकली शिल्पा नाम था शायद, है ना, शिल्पा जो है वो पुअर women को हेल्प कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स। कौन सा ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का? देखो जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हो, women को हेल्प कर रहे हो, तो ये होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, डायरेक्ट। देन नेक्स्ट है, she is always involved in helping poor women of the area by providing them with jobs। Identify the concept, कौन सा कॉन्सेप्ट है? अगेन सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव की ही बात हो रही है इसमें तो।
इसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी आ गई हमारे पास, तो इसको देख लेते हैं। दिया है द इको फ्रेंडली पैकेजिंग स्ट्रेटजी ऑफ लक्स शू इज अ पार्ट ऑफ विच एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इको फ्रेंडली पैकेजिंग स्ट्रेटजी, पैकेजिंग की बात हुई है, कौन सा मार्केटिंग मिक्स का पॉइंट है? मार्केटिंग मिक्स में चार एलिमेंट्स आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, तो पैकेजिंग की बात होती है प्रोडक्ट के अंदर, तो प्रोडक्ट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर वन, राइट। तो इसके बाद लक्स शूज यूज ऑफ सोशल मीडिया एड्स प्राइमरली इन्फ्लुएंसेस विच पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं एड्स चलाने के लिए, तो कौन सा मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है? एड्स की बात हो रही है, सोशल मीडिया की बात हो रही है, यानी कि हम प्रमोशन की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर चार, प्रमोशन। ठीक है, देन इसके बाद विच एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट पैकेजिंग रिफ्लेक्ट्स द ब्रांड प्रीमियम्स इमेज। प्रोडक्ट पैकेजिंग का कौन सा एस्पेक्ट है जो ब्रांड प्रीमियम इमेज को इम्पैक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। हम्म, देखो यहाँ पे कहीं लिखा होगा इसका आंसर। देखते हैं, इधर देखते हैं, इसमें लिखा है लक्स शूज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फोकस ऑन क्रिएटिंग एन इमोशनल कनेक्शन विद कंज्यूमर्स थ्रू इट्स ब्रांडिंग emphasizing comfort, durability and sleek designs। ठीक है, the packaging of the shoes is carefully designed to reflect the brand's premium image, with each pair of sneakers coming with a sturdy eco-friendly box adorned with the brand logo एंड मिनिमलिस्ट ग्राफिक्स। ठीक है, सो ब्रांड प्रीमियम इमेज में देखो यही कुछ पॉइंट्स के मैंने, तो इसी से रिलेटेड आंसर होगा। एक बार पढ़ लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। दिया है ब्राइट कलर्स, नहीं। लार्ज लोगोस की बात हुई है क्या? नहीं। प्लास्टिक रैपिंग की भी बात नहीं, बट स्टर्डी एंड इको फ्रेंडली बॉक्स की बात हुई है, तो ऑप्शन नंबर टू इज द आंसर। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये लिखा स्टर्डी एंड इको फ्रेंडली बॉक्स। ठीक है, ब्रांड लोगों की बात हुई है, लार्ज लोगों की बात नहीं हुई है, तो दोनों में फर्क है। ओके जी, आंसर मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ लक्स शू मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का कौन सा पार्ट है? तो इसका ये आंसर हमें देखना पड़ेगा ऊपर से ही। मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स, देखते हैं इसका आंसर हम लोग कहाँ ढूंढे हैं। ये तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। यहाँ पे दिया है द ब्रांड यूज अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप, सोशल मीडिया एड्स एंड कोलैबोरेशन विद फैशन डिजाइनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो बेसिकली प्रमोशन की बात हुई है, प्रमोशन करने के लिए क्या क्या तरीके यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस पैसेज में तो प्रमोशन की बात हुई है। और ऊपर ये जो पैसेज था जिसमें हमने बात करी ब्रांडिंग की, एम्फेसाइजिंग कंफर्ट की, तो यहाँ पे हम डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, है ना। सो बेसिकली अगर हम ऑप्शंस देखें तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग की बात कहीं नहीं हुई, शिपिंग लॉजिस्टिक्स की बात भी कहीं नहीं हुई, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस की बात भी कहीं नहीं हुई, बट पैकेजिंग की बात करी बिल्कुल, प्रोडक्ट के प्रमोशन की बात करी बिल्कुल। आपने भी क्वेश्चंस का आंसर करे वहां पे भी तो इन्हीं से रिलेटेड चीजें पूछे ना, तो ऑप्शन टू इज द आंसर, ऑप्शन टू। ठीक है, ओके। देन लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ लक्स शूज लॉयल्टी प्रोग्राम इन देयर मार्केटिंग कैंपेन। लॉयल्टी प्रोग्राम का क्या रोल है? टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, to enhance customer retention, to decrease the brand value, to increase packaging cost। So loyalty program का क्या रोल आएगा? देखो दिया है लक्ष्य शू ऑफर्स अ लॉयल्टी प्रोग्राम वेयर कस्टमर्स रिसीव डिस्काउंट फॉर एवरी परचेज एंड रेफरल्स। कस्टमर्स को डिस्काउंट्स मिलते हैं। द ब्रांड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन रिटेल स्टोर्स विद डेडिकेटेड सेक्शन फॉर इट्स प्रोडक्ट फर्दर सॉलिडिफाइज इट्स इमेज एज अ प्रीमियम ब्रांड। तो बेसिकली लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है कि लोगों को डिस्काउंट्स मिलेंगे तो लोग ज्यादा परचेज कर पाएंगे, है ना। सो प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए क्या लॉयल्टी प्रोग्राम आया है? नहीं। ब्रांड वैल्यू डिक्रीज करने के लिए? नो, उल्टा इंक्रीज करने के लिए। पैकेजिंग कॉस्ट इंक्रीज करने के लिए भी नहीं, बल्कि कस्टमर रिटेंशन एनहेंस करने के लिए, कस्टमर रिटेन रहे, कस्टमर आपके बेसिकली आउटलेट से ही बार बार परचेज करे, रिटेन करना है। तो ऑप्शन टू इज द आंसर, ऑप्शन टू। ठीक है, एंड यस वी आर डन। ठीक है जी, तो हम लोगों ने अराउंड 50 MCQs करे। एक दो क्वेश्चंस ऑन्टरप्रेन्योरशिप के थे जो सिलेबस में नहीं है, बट कोई बात नहीं, आपने 48-49 क्वेश्चंस कर लिए अच्छे तरीके से, एंड आई एम होपिंग कि आपकी प्रिपरेशन कुछ हद तक हुई होगी। ठीक है, ऑल्सो एक और चीज, किसी ने तो कमेंट्स में पूछा था कि क्या सिर्फ ये वीडियोस इनफ हैं फॉर CBT प्रिपरेशन, सो द आंसर इज नो। देखो
सीयूईटी में आपको तरीके से करना है, तो आपको जहां से जो मिल रहा है, जितने एमसीक्यूज आप कर सकते हो कर लो भाई, जितने मैक्सिमम आप कर सकते हो उतने करो। मैं तो वीडियोस लेके आई रही हूँ, बट उसके साथ साथ आपको मैक्स टू मैक्स चीजें करनी है अपने दम पे। ठीक है, चलो किसी क्वेश्चन में डाउट आया हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। वीडियो सही लगी हो तो भी कमेंट्स में बता देना, कोई गलती लगी हो तो भी कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।